नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन इन दावेदार में। दावेदार एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको उन चेहरों से मिलाते हैं जो वाकई योग्यता रखते हैं जनसेवा की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। नगर निगम चुनाव सर पर है और हम चिन्हित कर करके ऐसे चेहरे लाना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने जो वाकई सेवा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने की कगार पर हैं। आज हमारे साथ है वार्ड 80 राती डांग और इस एरिया से महिला कांग्रेस अध्यक्ष सबा खान। सबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया होराइजन हिंद का, आपकी पूरी टीम का, कि आपने हम लोगों को इस लायक समझा और एक नया रैंप लोगों को दिया कि वो अपने दिल की बात कर सकें और आप भी उनके विचार जान सकें। अब सबा जी, वैसे तो हमारे यहाँ कल्चर है कि जिस किसी को बुलाते हैं आपको लगभग सब जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप फिर भी अपने बारे में लोगों को बताएं आप कितने साल। बिल्कुल, मैं मुसव्विरा सबा खान, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती। मैं जयपुर से 2001 में शादी होकर के आई थी अजमेर। मैं जिस थी रेपुटेड, मेरी मायके की फैमिली थी एजुकेटेड और रेपुटेड। मैं शुक्र करती हूँ ऊपर वाले का, वही रेपुटेड और एजुकेटेड फैमिली मुझे अजमेर में मिली है और सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो मुझे लेकर के ख्वाब देखते हैं, ख़ास तौर से मेरे हस्बैंड मिस्टर आइए खान इक्कू भाई के नाम से, वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। वो मुझे कदम कदम पर साथ देते हैं और वो भी कुछ चाहते हैं कि मैं बनूं। वैसे तो मैं कांग्रेस पार्टी की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया है जो शायद आज भी लोग तरसते हैं वो पाने के लिए। कितने साल से हैं आप उसमें कांग्रेस में? लगभग मैं 2001 से हूँ जी। वैसे मैं कॉलेज टाइम से ही एनएसयूआई वगैरह के इलेक्शंस वगैरह में सपोर्ट करती थी कैंडिडेट्स का। मैंने कभी डायरेक्ट फाइट नहीं की थी। अच्छा, तो आप कितनी शिक्षित हैं? मैंने एमकॉम करा हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी से और बीकॉम मैंने महारानी कॉलेज से किया हुआ है। महारानी कॉलेज जयपुर से? जी। अच्छा, ये मेरे लिए भी जानकारी है। आज मैं पहली बार ही ऐसे फॉर्मली बैठ के, हालांकि सबा जी से और बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे पर्सनल भी, लेकिन पहली बार मुझे मालूम पड़ा कि यू आर फ्रॉम महारानी कॉलेज। तो इतना ये एजुकेशन बैकग्राउंड होने के बाद हाउ यू थॉट ऑफ बीइंग इन पॉलिटिक्स? एक्चुअली आई जस्ट थिंकिंग अबाउट द सोशल वर्क। मेरा पैशन रहा है सोशल वर्क का। जब मैं स्कूल कॉलेज टाइम में भी थी तो मैं ढूंढा करती थी उन छोटी छोटी बच्चियों को जो एजुकेशन नहीं ले पाती थी, जो स्पेशली जो मज़दूरों की बच्चियां होती हैं। तो मैं देखती थी कि माँ बाप काम पे जाते हैं, रात को खाना लेकर आते हैं, बच्चे खा लेते हैं, सो जाते हैं, ये उनकी ज़िंदगी एक लिमिटेड सी हुआ करती थी। मैंने उन बच्चियों को बुला करके उनको कम से कम इतना पढ़ा दिया था कि वो अपना नाम लिख लेती थी और अखबार पढ़ लिया करती थी। तो ये मेरे लिए सुकून की बात हुआ करती थी। आपको मतलब घर परिवार मैनेज करने में और ये सोशल लाइफ मैनेज करने में कोई समस्या नहीं होती? आराम से होती। जहाँ पर फैमिली में अगर अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको पता है मुझे बाहर जाना है, बच्चों को मैं पैम्पर्स में छोड़ करके गई हूँ, तो वो सभी इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं कि हमारी मम्मा हाउस वाइफ नहीं है, उनको बाहर जाना है। तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट करा हुआ है। नहीं, जनरली आपके समाज में महिलाओं को इतना मतलब प्रोग्रेसिव तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, फिर भी आपने ऐसे मतलब रह के किया है, वाकई साधुवाद की बात रहे। आपके परिवार का सपोर्ट बहुत अच्छा है। जी, परिवार का सपोर्ट है राघानी भैया। मैं उस फैमिली में से बिलोंग करती हूँ। मैं हर इंटरव्यू में इस बात को इसलिए कहती हूँ कि मुस्लिम्स को लेकर के लोगों में यही होता है कि एजुकेशन कम होती है, बैकवर्ड होते हैं, ये इस तरह के होते हैं। मेरी मम्मी खुद हॉस्टल में रह करके उन लोगों ने एजुकेशन ली थी जामिया मिलिया में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उन लोगों का माइंड इसी तरह का था कि हम लोगों को सबको एजुकेशन के मामले में उन्होंने बहुत आगे रखा। वो ज़माने की परवाह नहीं करती थी। वो कहती थी बेटा बिंदास करो, सब कुछ करो, लेकिन बस ये ख्याल रखना कि तुम्हारे ख़ानदान और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत तुमसे जुड़ी हुई है, तुम जो करोगे वो इफेक्ट तुम्हारे घर पे रहेगा। तो हमें बचपन से संस्कार मिले हुए हैं। अच्छा, आपके वार्ड के अभी इस वक्त पार्षद कौन है? हमारे वार्ड के पार्षद रहे थे चंद्रेश सांखला जी, वार्ड नंबर 60 था, अब वो 80 हो गया है। अच्छा, तो आपकी नज़र से आपके वार्ड में चंद्रेश सांखला पिछले 5 साल में क्या नहीं कर पाए? सबसे बड़ी समस्या क्या है और अगर आप बनते हैं तो आप कैसे सॉल्व करें? देखिए, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके ही हमेशा बातें करती हूँ। चंद्रेश जी ने भी वही सब कुछ किया जो एक पार्षद करते हैं। उससे पहले वाले पार्षदों ने भी वही किया जो एक वार्ड के विकास के लिए उनको करना चाहिए था। कई मजबूरियाँ ऐसी होती हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो चाह कर भी काफ़ी से काम नहीं करवा पाते हैं। चंद्रेश जी ने भी काफ़ी काम करवाया, हम उनके ऊपर बिल्कुल ब्लेम नहीं करेंगे कि हम लोगों को उन्होंने कोई शिकायत का मौका दिया या कोई काम नहीं करवाया। लेकिन वार्ड हमारा चूँकि बहुत बड़ा था, अभी उसको तोड़ करके 2 या 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करा हुआ है। अभी जो लास्ट वार्ड 80 है उसमें राती डांग आता है, थोड़ा सा नौसर का पार्ट आता है, कॉलोनीज आती हैं।
तो कॉलोनीज़ तो इतनी उपेक्षा का शिकार नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग अच्छे स्टैंडर्ड के लोग भी हैं और सब पैसे वाले भी हैं। बात अगर हम कच्ची बस्तियों की करें तो नरेश भैया, आपको पता है कि मैं 2001 से इस बात पे लगी हुई हूँ कि कच्ची बस्तियों में अगर लोग रह रहे हों तो अगर कोई मजबूरी में वहाँ जा रहा है तो उनके पास नेचुरल सी बात है कि संसाधन कम होंगे, तब वो सस्ती सी ज़मीन ले रहे हैं और सस्ता सा मकान बना रहे हैं। उन लोगों को जब हम लोगों की गवर्नमेंट ने किसी भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जब वो सुविधाएं मुहैया करा दी हैं कि पानी का उनको कनेक्शन दे दिया है, बिजली दे दी है, सड़कें दे दी हैं, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो फिर पट्टे भी उनको देने चाहिए, मैं मानती हूँ। क्योंकि लोग 25-25, 30-30 साल से वहाँ रह रहे हैं। तो मेरी जो प्राथमिकता रहेगी वो यही रहेगी कि मेरी राती डांग, ईदगाह, कच्ची बस्ती जितनी भी हैं, तो उन लोगों को मैं पट्टे उपलब्ध करवा सकूँ। बहुत अच्छी सोच है। मैं लोगों को, भाई ज़िंदगी में ज़रूरत क्या है, रोटी कपड़ा मकान, आप मकान जैसी चीज़ अगर किसी को इतना आसानी से मुहैया कराते हैं तो बहुत अच्छे। और कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों की समस्या ही मतलब शिक्षा से जुड़ी ज़्यादा होती है, उन्हें सरकारी कागजात चलाना नहीं आते हैं। बहुत अच्छी सोच है। अब मुझे आप अपना एक ऐसा काम बताइए जो आपने पिछले मतलब जिसके आधार पे आपको लगता है कि आपकी जो जनता है जो आपको आपके वार्ड की समर्थन कर देगी, आपने ऐसा एक मेजर मास्टर स्ट्रोक बताइए। नरेश भैया, 2005 मार्च की बात है। ये मुझे महीने और साल ये सब इसलिए याद हैं क्योंकि कई ज़िंदगी में कई चीज़ों की एक ऐसी लोगों के दिल और दिमाग पर छाप छुटी हुई होती है कि आप चाहें भी तो उन चीज़ों को नहीं भूल सकते हैं। 2005 की बात है। राती डांग, जहाँ पे हम लोग पहले रहा करते थे, वहाँ पर जो है वो सरकारी ज़मीनें कहलाती हैं और बरसों से बसी हुई बस्तियाँ हैं, ऐसा नहीं था कि नई बसी हुई हैं। अचानक से जब UIT हुआ करता था, उसने प्लानिंग करके वहाँ पे अपने अधिकारी भिजवाए, बाकायदा JCBयाँ भिजवाई और उस एरिए को लेने की पूरी उनकी प्लानिंग थी 2005 की। जी, 2005 की। और सबसे पहला अटैक जो करा था वो हमारे घर पे ही किया था कि भाई हाँ, कि अगर ये हम ले लेंगे। तब आप कांग्रेस में किस पद पे थे? तब मैं यूथ कांग्रेस में एज ए वर्कर थी। अच्छा। महेंद्र चौधरी जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। तब व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, मेरे बच्चा मतलब मैं बच्चा होने वाला था। लेकिन जब मैंने देखा कि लोग तोड़ने के लिए आए हैं और हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि हमारे उधर क्या है, सारे मजदूर वर्ग के लोग थे, कोई भी हमारे घर पे नहीं था, सिर्फ मैं थी और हमारे घर में एक सर्वेंट थी। उन्होंने आकर के बोला कि ऐसे ऐसे चारों तरफ JCB आई हुई हैं, अधिकारी आए हुए हैं। मैंने ये सोचा कि मैंने कहा ये अगर अडॉप्ट कर, ये पूरा अगर एरिया ले लेंगे तो हम लोग तो फिर भी सक्षम थे, हम कहीं और बना सकते थे। लेकिन मैंने सोचा ये मजदूर जाएंगे कहाँ, इनके हाथों में तो कुछ है ही नहीं बेचारों को, शाम को वो मजदूरी करके आएंगे तो उनका आशियाना उजड़ा हुआ मिलेगा। ये सोच करके मैं उस आग में कूदी थी। मैंने बाकायदा अधिकारियों से लड़ाई लड़ी थी। मेरे वहाँ पे उस टाइम में एक आध डंडा भी पड़ा था, क्योंकि बाहर से सारी पुलिस आई हुई थी, उनको ये पता नहीं था कौन क्या है। उसके बाद तो हमारे जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो भी आ गए थे, सारा हुआ था। लेकिन वो हमारे इतना करने पे वो JCBयाँ वापस गई, पूरा हंगामा हुआ। 2005 के आप अखबार उठा के देखिएगा, बड़ा वो एजेंडा बना। अब उसके बाद से अधिकारियों में भी बहुत ज़्यादा, जब मेरी हालत बिगड़ी, मैं हॉस्पिटलाइज हुई तो बड़ी हलचल मची, ये न्यूज़ भी बहुत अखबारों में आई। तो लोग यही कहते हैं कि आपने अपनी हालत नहीं देखी, सिर्फ हम लोगों की वजह से आप आग में कूदी कि हम लोगों के आशियाने उजड़ जाएंगे। और शुक्र है मालिक का कि वो आज एज इट इज़ एरिया है और वो सब लोग आराम से रह रहे हैं, बस्तियाँ की बस्तियाँ बची हुई हैं। बस मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि मैं उन लोगों का मतलब आपने उस ज़माने में ऐसी हालत में भी, ऐसी मेडिकल स्थिति में भी जो लोहा मोल लिया, उससे लगता है कि वो उन लोगों को वो लगता है कि इट इज ड्यू टू सबा खान जी। जो लोग वहाँ से मुझसे मिलने आते हैं, कहते हैं, तो उन लोगों की एक ही बात रहती है, हालांकि मुझे ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए, कि अगर हमें एक और मूर्ति लगाने का मौका मिले तो हम आपकी लगाएं और आपकी भी पूजा करें, क्योंकि आप लोगों ने हमें उस टाइम में आशियाना हम आपकी वजह से बचे हुए हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप अगर मतलब आप वैसे तो आप कांग्रेस से हैं, आपने क्या तैयारी की है, मतलब कहीं बात की है ऊपर, या आपका क्या चल रहा है इसमें? देखिए, जैसा कि अप्रोच किया है आपके वार्ड के लोगों ने? देखिए, आपको पता है कि मैं जिस संगठन से जुड़ी हुई हूँ, महिला कांग्रेस से मैं जुड़ी हुई हूँ और पिछले 2011 से मैं उसकी अध्यक्ष रही हूँ। अभी रीशफल की वजह से सारी कार्यकारिणियाँ आपको पता है भंग हुई हैं, लेकिन ये एक चेन सर्किल है नरेश भैया। जैसे हमारी स्टेट प्रेसिडेंट्स हमसे नाम मांगेंगी तो नेचुरल सी बात है, मैं भी यही चाहूँगी कि मेरे नाम के अलावा जो भी मेरी महिला कांग्रेस की अच्छी एक्टिव वर्कर्स हैं, जो सोशल सर्विस का जज्बा रखती हैं, मैं उनके भी नाम दूँ, फिर वो AICC में जाएंगे। इस तरह से चेन सर्किल चल करके सीधा PCC में आएगी और वहाँ से सिलेक्शन जो भी होगा। ये आप सबको पता है कि अभी जो जयपुर वगैरह के टिकट मिले हैं उसमें महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।
आपको पार्टी टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे, जी। और नहीं देती है तो क्या करेंगे? नहीं देती है तो जिसको भी पार्टी टिकट देगी मैं तन मन धन से उसको जिता करके वार्ड का पार्षद बनवाऊंगी। तो ये थी सबा खान। मैं अपील करूंगा राजनीतिक दलों से कि वाकई ऐसे स्वच्छ चेहरों और अच्छे लोगों को आप मौका दें, क्योंकि चले चलाए और पिटे पिटाए चेहरे बड़े सालों से जमे हुए हैं और उनसे जनता को उम्मीदें भी अब कम हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपको सबा जी। बहुत शुक्रिया ईश्वर आपका। करे आप जल्दी पार्षद बने और लोगों की सेवा करें। फिर किसी नए चेहरे के साथ मिलेंगे, किसी नए वार्ड के दावेदार के साथ। जय श्री कृष्ण।